देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चर्चा को लेकर आज हम अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ पर चर्चा करेंगे। एडम स्मिथ एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के मालिक जिनका संपूर्ण जीवन संघर्षों में व्यतीत हुआ। उनके जन्म के 6 महीने पूर्व ही उनके पिता का निधन हो जाता है और जब एडम स्मिथ 4 वर्ष की आयु के होते हैं तो वहाँ के एक संगठन जिप्सियों द्वारा उनका अपहरण कर लिया जाता है। उस समय उनकी माँ को उनके चाचा मदद करते हैं और एडम स्मिथ को सुरक्षित वापस लाया जाता है। ऐसे में हम कहते हैं कि सचमुच प्रतिभा किसी जाति, धर्म और मजहब की दासी नहीं होती और न ही कोई परिस्थितियां उसको जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकती है। सचमुच एडम स्मिथ का जीवन इस लोकोक्तियों को चरितार्थ करता है। 5 जून 1723 को स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव किरकाल्डी में जन्मे एडम स्मिथ के पिता कस्टम विभाग में इंचार्ज थे। चूंकि बाल्यकाल में पिता का साया नसीब नहीं हुआ, इसलिए काफी संघर्ष के साथ अध्ययन करने वाले एडम स्मिथ बहुत कम ही आयु में स्कूली शिक्षा पूरी कर ली और मात्र 14 वर्ष की अवस्था में उनकी माँ ने उन्हें ग्लासगो विश्वविद्यालय में दाखिला करा दिया। चूंकि स्कूली शिक्षा उन्होंने अच्छे अंकों से प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें छात्रवृत्ति मिलना प्रारंभ हो गया था और यही कारण था कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला का रास्ता खुल गया था। एडम स्मिथ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जाकर प्राचीन यूरोपीय भाषाओं का अध्ययन करते हैं और धीरे धीरे दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कार्य करने वाला एडम स्मिथ उसी विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रवक्ता के पद पर नियुक्त होते हैं और मात्र अगले 1 वर्ष में ही उसी विश्वविद्यालय में नैतिक दर्शन शास्त्र के विभाग अध्यक्ष बन जाते हैं। ब्रिटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री, ऐसे नाम की जब बात होती है तो हम समझते हैं कि एडम स्मिथ की बात हो रही है। आज वैश्विक अर्थशास्त्र के पितामह के रूप में न केवल स्कॉटलैंड बल्कि विश्व के देशों में अपने व्यक्तित्व को स्थापित करने वाले एडम स्मिथ का संपूर्ण जीवन संघर्ष में रहा। बावजूद इसके उनको भी नहीं पता था कि दर्शन शास्त्र का एक छात्र, नैतिक दर्शन शास्त्र का विभागाध्यक्ष एक दिन वैश्विक अर्थशास्त्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था का पितामह बनकर
दुनिया में उभरेगा। क्या पता, एडम स्मिथ का पूरा जीवन त्याग से भरा हुआ था। उनको पता था कि यदि मैं वैवाहिक जीवन में जाऊंगा तो मुझे कार्य अवरोध का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने आजीवन कंवारा रहने का संकल्प लिया। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में गहरी रुचि होने के कारण एडम स्मिथ हमेशा नैतिक दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, ऐसे कई विषयों पर अपने लेख और निबंध प्रकाशित करते रहे। दर्शन शास्त्र के प्रवक्ता के रूप में उन्होंने अध्यापन के क्रम में ही द वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों की संपदा नामक पुस्तक लिखना प्रारंभ किया। राष्ट्रों की संपदा 18वीं सदी की सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में एक है और 18वीं सदी के इतिहासकारों एवं अर्थशास्त्रियों को एडम स्मिथ ने बेहद प्रभावित किया। कार्ल मार्क्स से लेकर डेविड रिकार्डो तक अनेक ख्यातिलब्ध अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी, राजनेता एडम स्मिथ से प्रेरणा लेते रहे। उनमें कार्ल मार्क्स, एंगल्स, माल्थस, एडम स्मिथ के जीवन से काफी प्रभावित थे। एडम स्मिथ के पिता कस्टम विभाग में इंचार्ज रह चुके थे, किंतु उनका निधन स्मिथ के जन्म के लगभग 6 महीने पहले ही हो चुका था। इसीलिए उनको अपने जीवन में अपने संघर्ष पर खड़ा होने का जो चुनौती था उसको एडम स्मिथ ने बखूबी निभाया। अत्यंत मेधावी होने के कारण उनकी प्रतिभा से प्रेरित होकर बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी नजदीकियां एडम स्मिथ से करना प्रारंभ कर दी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एडम स्मिथ अपने पैतृक गांव स्कॉटलैंड लौटते हैं और यहाँ आने से पूर्व ही चूंकि उन्होंने बहुत सारे लेक्चर दे चुके थे, बहुत सारे निबंध लिख चुके थे, इसलिए उनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। 1740 में उन्होंने डेविड ह्यूम की चर्चित पुस्तक ये ट्रेटिसे ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव प्रकृति का ग्रंथ, का अध्ययन किया और उसका काफी प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। एडम स्मिथ जिन को आदर्श मानते थे उसमें डेविड ह्यूम भी शामिल थे, उनको भी अपने आदर्श के रूप में वह मानते थे। अपनी मेहनत और प्रतिभा के कारण उनको पहला प्रसाद 1751 में उसी ग्लासगो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रवक्ता के रूप में मिल गई और अगले ही 1 वर्ष में उन्होंने नैतिक दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष का पद संभाला।
चूंकि निरंतर अध्ययन अध्यापन में विश्वास करने वाले एडम स्मिथ की बहुत सारी निबंध और पुस्तकों का प्रकाशन का कार्य चल रहा था, और उनके इसी दौर में जब वे अपने पैतृक गांव लौटते हैं तो वहाँ उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन पूरी होती है, जो राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र पर अनूठी पुस्तक है। 1776 में पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही एडम स्मिथ की गणना अपने समय के मूर्धन्य विद्वानों में होने लगती है। जो व्यक्ति एडम स्मिथ के व्यक्तित्व से परिचित नहीं है, उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्मिथ ने अपनी पुस्तक की रचना एक दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में की। उन दिनों विश्वविद्यालयों में इतिहास और राजनीतिक अर्थव्यवस्था, दर्शन शास्त्र की पुस्तकें अधिक पढ़ाई जाती थी, और उनकी पुस्तक राष्ट्रों की संपदा में स्मिथ ने आर्थिक सिद्धांतों के बहुत सारे दार्शनिक विवेचनाएं दी हैं, और उन विवेचनाओं के कारण आर्थिक सिद्धांतों की जो उपलब्धियां दुनिया के अंदर स्थापित हुई वह निश्चित रूप से एडम स्मिथ के जीवन की मौलिकता को दर्शाता है। उनका मानना था कि पूंजीपतियों का कार्य, पूंजीपतियों द्वारा किया जाने वाला उत्पादन, पूंजीपतियों द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले योगदान राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि उनकी स्वार्थपरता का परिणाम है, और इस वजह से वे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एडम स्मिथ की ख्याति उसके सुप्रसिद्ध सिद्धांत लेजे फेयर के कारण है, जो आगे चलकर उदार आर्थिक नीतियों का प्रवर्तक सिद्धांत बना। लेजे फेयर का अभिप्राय था कार्य करने की स्वतंत्रता, अर्थात आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप। आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद के समर्थक और उत्पादन व्यवस्था में क्रांति ला देने वाले इस नारे के वास्तविक उद्गम के बारे में सही तरीके से समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि एडम स्मिथ ने माना था कि समाज का गठन उसकी उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। जैसे व्यापारी समूह गठित किए जाते हैं, न कि आपसी लगाव या किसी और अन्य भावनात्मक आधार पर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एडम स्मिथ की ख्याति उसके सुप्रसिद्ध पुस्तक लेजे फेयर ने दी, जो आगे चलकर उदार आर्थिक नीतियों का प्रवर्तक सिद्धांत बना। और यह सिद्धांत यह मानता था कि आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद के समर्थक और उत्पादन व्यवस्था में क्रांति ला देने वाले इस नारे के वास्तविक उद्गम के बारे में सही सही जानकारी का दावा तो नहीं किया जा सकता, किंतु इस संबंध में एक बहुप्रचलित कथा है, जिसके अनुसार इस उक्ति का जन्म 1880 में तत्कालीन प्रभावशाली फ्रांसीस वित्त मंत्री जीन बेप्टिस्ट कॉलवार्ट की अपने ही देश में व्यापारियों के साथ बैठक के दौरान हुआ था। व्यापारियों के दल का नेतृत्व जेंड्री कर रहे थे, और
उन दिनों व्यापारीगण एक और तो उत्पादन व्यवस्था में निरंतर बढ़ती स्पर्धा के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रहे थे। दूसरी तरफ सरकारी कानून उन्हें बाध्यकारी लगती थी। उनकी बातें सुनने के बाद कॉलवार्ट ने किंचित नाराजगी दर्शाते हुए कहा था कि इसमें सरकार व्यापारियों की भला क्या मदद कर सकती है। इसी पर जेंड्री ने बड़े सादगी भरे स्वर में कहा था, लीजेज नॉज फेयर, लिव अस बी लेट अस डू। अर्थात उनका मानना था कि आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दें, हमें सिर्फ अपना काम करने दें। और इस सिद्धांत की लोकप्रियता ने एडम स्मिथ को एक अर्थशास्त्री के रूप में पहचान दिला दी, जो एक दिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी सिद्ध होगा। ऐसे सिद्धांतों के निरूपण की संकल्पना भी एडम स्मिथ ने कभी नहीं की थी। उन्होंने अपने ग्रंथ राष्ट्रों की संपदा में अप्राकृतिक विधान के चेहरे के पीछे सर्वमान्य कर्म, लेजिटिमेट एक्टिविटी इन द फेस ऑफ अननेचुरल लेजिस्लेशन के रूप में स्थापित किया था। 1783 में एडिनबर्ग रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई और एडम स्मिथ को उसका संस्थापक सदस्य बनाया गया। अर्थशास्त्र एवं राजनीति के क्षेत्र में स्मिथ की विशेष सेवाओं के लिए उसको ग्लासगो विश्वविद्यालय का मनाद रेक्टर मनोनीत किया गया। एडम स्मिथ आजीवन अविवाहित रहे और 1790 ईस्वी में मात्र 67 वर्ष की अवस्था में एडिनबर्ग में उनकी मृत्यु हो गई। एडम स्मिथ को नहीं पता कि दुनिया के वैश्विक मानचित्र पर एक अर्थशास्त्री के रूप में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। और केवल अर्थशास्त्र ही नहीं बल्कि दुनिया के कई विषयों पर अपने योगदान देने वाले एडम स्मिथ आज वैश्विक अर्थशास्त्र के पितामह के रूप में हम सबों के बीच जाने जाते हैं। आने वाले दिनों में हम उनके अमूल्य योगदान के लिए, उनके अनोखे व्यक्तित्व और कृतित्व के लिए आर्थिक जीवन में जुड़े सभी लोगों के योगदान को समझने में एडम स्मिथ का नाम अग्रणी है, अग्रणी था और अग्रणी रहेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर करें।